नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज कवर करेंगे समकालीन विश्व राजनीति को और यह समकालीन विश्व राजनीति का छठा चैप्टर है और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जब भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो वैसे संगठन हमारे दिमाग में आते हैं जिनका विस्तार बहुत सारे देशों में होता है, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन सारे संगठनों को सुनने से पता चलता है कि इनका विस्तार बहुत सारे देशों में है, एक से अधिक देशों में है। तो आपके इस चैप्टर की शुरुआत इस बात से होती है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है। भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कहना चाहता है कि हमें यूएन की आवश्यकता क्यों है, अर्थात यूनाइटेड नेशन की हमें आवश्यकता क्यों है, संयुक्त राष्ट्र की हमें आवश्यकता क्यों है। तो इसके बारे में मैं दो महान नेताओं का, दो बड़े लोगों को कोट करना चाहता हूँ। एक हैं डैग हैमरशोल्ड, जो कि संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे, और एक हैं चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दोनों ही बहुत ही फेमस नाम थे। उनका कथन मैं आधा आधा लिख रहा हूँ, लेकिन सार यही है कि डैग हैमरशोल्ड ने कहा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना इसलिए नहीं की गई थी कि मानवता को स्वर्ग में पहुँचाया जाए, बल्कि इसलिए किया गया था कि मानवता को नर्क से बचाया जाए। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना थी वो मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नर्क से बचाने के लिए किया गया था। ये कहना था डैग हैमरशोल्ड का, जो कि यूनाइटेड नेशन के दूसरे महासचिव थे। इसी प्रकार जो चर्चिल थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय, उन्होंने कहा था कि हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाया जाए। अर्थात पूरे विश्व स्तर पर एक ऐसा स्टेज हो, एक ऐसा मंच हो जहां पर दुनिया के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएं, वहां चर्चा करें और वहां पर अपनी भड़ास निकालें बनिस्पत कि वो एक दूसरे पर हमला कर दें। तो इनका कहना भी बहुत ही वाजिब लगता है, बहुत ही उचित लगता है कि हथियार लड़ाने से अच्छा है जबान लड़ाना। अब इसका महत्व क्या है, यूनाइटेड नेशन का महत्व की बात करें तो किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र का महत्व है शांति स्थापित करने में, या फिर कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महत्व है शांति स्थापित करने में, युद्ध को रोक करके शांति स्थापित करने में, फिर लोगों के बेहतर जीवन स्थिति के निर्माण करने के लिए। अभी आप लोग बहुत सारे संगठन को देखते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब पूरे दुनिया में लोगों के जीवन को सुधारने में, बेहतर बनाने में, उसके बेटरमेंट में लगी हुई है। फिर है समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान। आज दुनिया के कोई भी दो पड़ोसी देश ऐसे नहीं हैं जिनके बीच में कोई समस्या नहीं हो। तो उन सारे समस्याओं को बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास करती है यूनाइटेड नेशन, या फिर दूसरी और भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। फिर है अभी जैसे महामारियों को रोकने का प्रयास जो है एक देश नहीं कर सकता। अभी तत्काल में कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है और ऐसा नहीं है कि दो चार देश इस पर काबू पा लें तो इसमें काबू हो जाएगा। अगर इस महामारी को रोकना है तो इसे पूरे दुनिया से समाप्त करना होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे दुनिया के लोग मिलकर टीके की खोज करें और इसका टीका गरीब देश, अमीर देश, सभी जगह के सभी नागरिकों को लगाया जाए। तो ये संयुक्त प्रयास से ही हो सकता है। कोई अकेला देश कितना भी अमीर हो, कितना भी सक्षम हो, महामारियों से नहीं लड़ सकता। उसी प्रकार है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको भूगोल में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, साइंस में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक देश उसको नहीं रोक सकता है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए, देशों का समुचित प्रयास चाहिए। फिर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी प्रदूषण के कारण बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े प्रॉब्लम को लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है और देशों के संयुक्त प्रयास की ज़रूरत होती है। फिर एक ध्रुवीय व्यवस्था में यह अधिक उपयोगी है। जब से यूएसएसआर का विघटन हुआ 1990 में, तब से पूरी दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। एक ध्रुवीय अर्थात केवल अमेरिका का बोलबाला हो गया। तो अब अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ कोई भी इच्छा को थोप सकता है। तो उनकी इच्छाओं को काबू में रखने के लिए, उनकी दादागिरी को रोकने के लिए, एक ध्रुवीय व्यवस्था में बैलेंस बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन और भी ज़्यादा कारगर है। एक और पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए। अभी आतंकवादी क्या करते हैं, एक देश में
अपने गतिविधियों को अंजाम देते हैं, एक देश में बम धमाका करते हैं और छिप जाते हैं दूसरे देश में। तो ये संगठन जो हैं ऐसा कानून बनाएंगे कि आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले देशों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएं। तो इस प्रकार बहुत सारे कार्य हैं जो बिना अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, विशेष करके यूनाइटेड नेशन के सहयोग के बिना इन सारे समस्याओं का समाधान कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर अब हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों का। 2020 अर्थात इसी वर्ष झारखंड बोर्ड में यह प्रश्न आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं कार्यों को लिखें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य और कार्य हैं, इसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पहले थोड़ा सा कर ही ली है। लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक ढंग से, पॉइंट वाइज ढंग से लिखा जाए तो हमारा पहला पॉइंट यह होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। आज संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत सारे कार्य करती है, उसके अंदर यूनेस्को भी है, यूनिसेफ भी है, WHO भी है। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए हुई थी। हम लोग सबको जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसा फिर से विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। तो ये नंबर 1 पॉइंट है और इसको नंबर 1 में लिखना भी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं कार्य में पहला यह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। दूसरा, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। मैत्रीपूर्ण संबंध अर्थात मित्रता वाले संबंधों को बढ़ावा देना। ऐसा कोशिश करना कि दो राष्ट्रों के बीच में कड़वाहट समाप्त हो और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो। फिर तीसरा है आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना। अब दुनिया में बहुत सारी समस्याएं रहती है, जैसे कभी हम लोग स्वेज नहर का मामला समझ लेते हैं, कभी हम लोग जो है तेल वाले मामला को आता है, खनिज तेलों से संबंधित उसके दामों में उतार चढ़ाव को लेकर के मामले आते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा था कि ब्राज़ील के अमेजॉन के जंगल में आग लगी थी। तो अमेजॉन में आग लगना केवल ब्राज़ील की समस्या नहीं है और ना ही वहाँ पर अगल बगल के जो 8 देश हैं जहाँ पर अमेजॉन जंगल है उसकी समस्या, बल्कि वो पूरे विश्व की समस्या है। तो इन सारे समस्याओं को किस प्रकार से हेल्प करना, सभी तरह से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी कराती है यूनाइटेड नेशन, और मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगी संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर है राष्ट्रों की कार्रवाई में तालमेल स्थापित करना। अब कोई राष्ट्र ऐसा कार्य करता है जिससे दूसरे राष्ट्र को नुकसान होता है, तो उन सारे कार्यों को समझा बुझा करके उसको रोकना या फिर ऐसे कार्य करना जिससे दो देशों के बीच में या 2 से अधिक देशों के बीच में तालमेल स्थापित हो सके। तो इस प्रकार ये पॉइंट वाइज हम लोग समझ गए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना और राष्ट्र की कार्रवाई में तालमेल स्थापित करना। छोटा प्रश्न आया था ये अधिक से अधिक 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में अगर 4 पॉइंट लिखा जाता है तो वो पर्याप्त है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि अब केवल संयुक्त राष्ट्र कहलाता है, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी और उनकी कौन कौन सी एजेंसियां हैं, उसके स्थापना में कौन कौन से तिथि महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की विभिन्न तिथियां, कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां थी। ऐसी बात नहीं है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना एक ही दिन में हो गई। वैसे तो हम लोग संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मानते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, मगर इसकी स्थापना की तैयारी बहुत पहले ही हो चुकी थी। एक बात और गौर करने लायक है कि यूनाइटेड नेशन से भी पहले इसी प्रकार की एक संस्था थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के नेताओं ने यह महसूस किया था कि दुनिया में शांति स्थापित करना है, युद्ध को रोकना है, तो लीग ऑफ नेशंस जैसी संस्था का स्थापना जरूरी है। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपनी ही कमजोरियों के कारण, अपने ही दोषों के कारण टूट गई
और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक परिणाम इसके हुए। तो लीग ऑफ नेशन तो प्रथम विश्व युद्ध के साथ शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू हुआ कहा जाए कि इसकी समाप्ति हो गई। तो लीग ऑफ नेशन का ही सक्सेसर संस्था है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले संयुक्त राष्ट्र संघ कहलाता था, अब संयुक्त राष्ट्र कहलाता है। तो संयुक्त राष्ट्र में 51 संस्थापक सदस्य थे। इसकी शुरुआत अगस्त 1941 से हुई। अगस्त 1941 को अमेरिका के प्रेसिडेंट अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही महान हस्ती थे, बहुत ही मजबूत देश के ये सब प्रधान थे। तो रूजवेल्ट और चर्चिल के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर ही यूनाइटेड नेशन की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है। फिर दिसंबर 1943 में 26 मित्र राष्ट्रों ने यूनाइटेड नेशन की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब यहाँ पर मित्र राष्ट्र आ गया तो आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की याद आ जाएगी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो दो गुटों के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र के बीच में और धुरी राष्ट्र के बीच में। जो इंग्लैंड, अमेरिका, रूस वगैरह थे वो सब मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी, इटली वगैरह धुरी राष्ट्र थे। तो 26 मित्र राष्ट्रों ने यूनाइटेड नेशन की घोषणा पत्र पर दिसंबर 1943 को 1943 को हस्ताक्षर किया। फिर 26 जून 1945 को 50 देशों द्वारा यूनाइटेड नेशन के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। चार्टर क्या होता है? किसी संस्था का नियमावली होता है। तो इस पर 50 देशों ने शामिल किया। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि 51 संस्थापक सदस्य थे। तो जो पोलैंड था उन्होंने अक्टूबर में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। इस प्रकार कुल 51 संस्थापक सदस्य थे और इसकी स्थापना अंततः 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 का ही वह दिन था जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। तो यह तिथि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछने लायक प्रश्न है ये। फिर यह भी 24 अक्टूबर 1945, फिर यह भी कि अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर रूजवेल्ट और चर्चिल ने कब किया था। तो ये सब तिथियां हैं, आपको याद रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन की और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से वो सामाजिक, सांस्कृतिक और बहुत सारे काम को, कल्चरल काम को करती है। तो ये सब संस्थाएं कौन सी हैं? तो ये सब संस्थाएं का नाम बहुत ही फेमस है, आप लोग सुनते हैं कि WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, बहुत ही ज़्यादा मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य है। फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये संस्था है। फिर जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और कहा जाए कि वेलफेयर करने में आगे है, यूनेस्को और यूनिसेफ, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं। इनका फुल फॉर्म भी कभी पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार यूनिसेफ जो कि बच्चों के लिए कार्य करती है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। तो ये दोनों और ये सब जो संस्थाएं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां कहलाती है। अब हम लोग चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारे मुख्य अंग हैं। मुख्य अंग उनके 6 हैं। तो 6 अंगों में जो पहला अंग है महासभा, फिर है सुरक्षा परिषद। तो हम लोग महासभा के कार्यों का वर्णन इसके आगे करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो पहला सबसे प्रमुख अंग है वो है महासभा। महासभा जिसे अंग्रेजी में जनरल असेंबली भी कहते हैं। तो जनरल असेंबली के गठन एवं कार्यों को लिखें, यह प्रश्न 2016 के झारखंड बोर्ड में आया था, जैक बोर्ड में 2016 में आया था। वैसे यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, आप लोगों को मालूम होगा। पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो इस तरह करके उसके 6 भाग हैं। तो 6 भाग में पहला भाग जो प्रमुख अंग है वो है महासभा, जनरल असेंबली। तो इसके गठन एवं कार्य का वर्णन करें। संयुक्त राष्ट्र का भी जो टोटल मेंबर है वो है 193। तो जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं।
जो भी देश संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेता है उसे महासभा की सदस्यता मिल जाती है। तो वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं, तो महासभा के भी 193 देश सदस्य हैं। और इसकी जो बैठक होती है, वार्षिक बैठक, उसमें सभी देश 193 देश 5-5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, अपने 5-5 लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वोट एक देश एक ही वोट दे सकता है, हर देश को एक वोट देने का अधिकार होता है। और इसका जो अधिवेशन होता है, मीटिंग जो होती है, एनुअल मीटिंग, वो वर्ष में एक बार होती है और वह भी इसी माह में होती है, अर्थात सितंबर में होती है। प्रत्येक साल यूनाइटेड नेशन महासभा का अधिवेशन का बैठक जो है वो सितंबर में होती है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? तो कोई भी संगठन चलता है अपने बजट से, पैसे से, तो बजट पास करने का कार्य इन 6 उनके जो अंग हैं, प्रमुख अंग, उसमें यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली है, महासभा को ही है। तो महासभा ही यूनाइटेड नेशन का बजट पास करती है। दूसरा, बाकी अंग हैं, जैसे सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, और भी WHO, यूनिसेफ वगैरह बहुत सारी इसकी एजेंसियां हैं, उनके सदस्यों का चुनाव भी महासभा ही करती है। तो महासभा बाकी अंगों के सदस्यों का चुनाव करती है। फिर अपने अध्यक्ष, अर्थात महासभा का भी अपना एक अध्यक्ष होता है। वैसे सबसे चर्चित नाम जो होता है संयुक्त राष्ट्र में, वह होता है सुरक्षा परिषद के महासचिव। तो सुरक्षा परिषद का महासचिव होता है। उसी प्रकार महासभा का एक अध्यक्ष होता है, इसका चुनाव प्रत्येक साल होता है 1 वर्ष के लिए। तो इसके अध्यक्ष का चुनाव भी महासभा ही करती है, अपने अध्यक्ष का चुनाव। फिर विश्व भर में शांति एवं सुरक्षा के मामलों पर विचार करती है। कभी कभी आप लोग सुनते हैं ना कि पाकिस्तान कोई फर्जी फोटो दिखा करके भारत को दिखाना चाहता है कि वो जम्मू कश्मीर में अत्याचार कर रही है। तो ये सब सुरक्षा परिषद के महासभा में ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जो है महासभा में ही होता है, सुरक्षा परिषद में नहीं होता है। क्योंकि सुरक्षा परिषद का सदस्य तो पाकिस्तान भी नहीं है, भारत भी नहीं है, लेकिन महासभा में भारत भी सदस्य है और पाकिस्तान भी सदस्य है। तो शांति एवं सुरक्षा कार्यों पर विचार करना ये महासभा के प्रमुख कार्य है। तो इस प्रकार के 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए ये 4 पॉइंट काफ़ी हैं। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख दीजिए कि सभी सदस्य जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो इसके सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में 193 सदस्य हैं, वो सभी 193 देश इनके सदस्य हैं। ये प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन वोट एक ही दे सकता है। इसका अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर महीना में एक बार होता है। और इसके प्रमुख कार्य हैं बजट पास करना, बाकी अंगों के सदस्यों का चुनाव करना, अपने अध्यक्ष का चुनाव करना, शांति एवं सुरक्षा के कार्यों पर विचार करना। अब यूनाइटेड नेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कहा जाए कि वही उसका कोर जो है भाग है, सुरक्षा परिषद, उसके गठन एवं कार्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे प्रमुख अंग है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। कहा जाए कि यह सेंटर है, कोर है। तो इसके गठन एवं कार्य का वर्णन करें, ये 2017 और 2018 के जैक बोर्ड में पूछा गया है। दूसरे भी बोर्ड में यह पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में प्रारंभ में 5 अस्थायी सदस्य होते थे और 6 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य कौन होते थे? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, जो कि अभी भी है। पहले USSR हुआ करता था, अब उसके जगह रूस होता है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन इसके अस्थायी सदस्य हैं। पहले 6 अस्थायी सदस्य होते थे, लेकिन 1965 में इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया। अर्थात अब कुल मिलाकर के इसके जो मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद के, वो 15 होते हैं, 15 होते हैं, 5 + 10। तो ये 10 जो होते हैं, इनका चयन 2-2 साल के लिए किया जाता है और 2 साल के बाद फिर दूसरे मेंबर का चयन होता है। किसी भी मेंबर का, किसी भी देश का लगातार 2 कार्यकाल के लिए चयन नहीं होता है, कुछ दिन के बाद ही हो सकता है। और प्रत्येक जो है आपका महादेश उसमें बटा हुआ है, लेकिन वो सब हायर क्लास की बात है, अभी इसको छोड़ दीजिए। वर्तमान में ये जानिए कि 5 + 10 कुल 15 मेंबर इसके होते हैं। 1965 से पहले 11 हुआ करते थे। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? जो यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य है, वही इसका पहला कार्य है। यूनाइटेड नेशन का पहला उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। तो सुरक्षा परिषद का भी पहला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना। दूसरा, आक्रमणकारी राज्यों के विरुद्ध कार्रवाई करना। अब कोई देश किसी देश पर आक्रमण कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है सुरक्षा परिषद। अधिकांश केस में नहीं करती है, लेकिन
इसका ये कार्य है। जैसे कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था 1990 में और फिर खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो उस समय यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को आक्रमण करने के लिए इराक पर अनुमति दी थी, जिसका हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रथम खाड़ी युद्ध में कि क्या हुआ था। तो आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी आदेश दे सकती है कि कोई देश अगर मजबूत देश या कमज़ोर देश पर आक्रमण कर दिया या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर आक्रमण कर दिया, तो सुरक्षा परिषद आदेश देती है कि आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों एवं विवादों के कारणों की जांच एवं समाधान करना। प्रत्येक देश में कुछ न कुछ संघर्ष है, तो क्या है संघर्ष का कारण, विवाद का कारण क्या है, उसके कारणों की जांच करता है और न केवल जांच करता है बल्कि उसके समाधान की कोशिश भी करता है। फिर है महासचिव का चयन। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, तो महासचिव का चयन तो सुरक्षा परिषद करती है, लेकिन उसकी नियुक्ति जो है वो महासभा करती है। फिर युद्ध रोकने का काम करती है सुरक्षा परिषद, और ये सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर कार्य करती है कि सब कोई, पूरा देश, पूरे दुनिया मिल कर के सुरक्षित रहें। तो सामूहिक सुरक्षा भी इसका प्रमुख जो है कार्य है और अधिकार कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4-5 पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि ये सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है। और इसके गठन को भी हम लोग जान लिए कि इसमें 5 + 10 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसका चयन 2 साल के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज सुरक्षा परिषद के 2 विशेष अंगों महासभा और सुरक्षा परिषद का वर्णन कर लिया। अब हम लोग इसके दूसरे वीडियो में, दूसरे पार्ट में हम लोग इसके रीस्ट्रक्चर पर, रीऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।